हेलो सिंप्लीफायर्स। तो आज हम कंप्लीट बायोमोलिक्यूल लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद अ टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 20 से 25 मिनट में हम बायोमोलिक्यूल्स के कंप्लीट एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट्स ऑल नीड पीवाईक्यूज और उनके सारे एग्जांपल जिसमें तुम कंफ्यूज हुए फिरते हो याद कर रहे होंगे। आराम से चौड़े होके बैठो, तुम्हारी भाई की क्लास है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वही एलिमेंट्स लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लिविंग बीइंग्स में कुछ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। कौन कौन से ज्यादा होते हैं? कौन ज्यादा होते हैं? CHON। कौन लिविंग बीइंग्स में ज्यादा होते हैं। अब आओ केमिकल एनालिसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, कोई लिवर लिया या फिर कोई भी प्लांट टिश्यू लिया, उसको पहले कूट देना है। कूट लिया, उसके बाद क्या करना है? उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालना है। बहुत ध्यान से सुनना, क्या? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कूटने के बाद क्या बन जाएगा? चटनी। चटनी बन जाएगी। उस चटनी को रखना है कहां पे? चीज क्लोथ पे या फिर कॉटन क्लोथ पे रखना है। उसको अच्छे से छानना है। अब छानने के बाद क्या मिलेगा? जो उसके साथ सॉल्यूबल पार्ट होगा वो बन जाएगा हमारे पास फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाएगा, जो रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रिटेंटेड। आर से रह जाएगा, आर से रिटेंटेड। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिटेंटेड। जो ऊपर रह गया उसे क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसमें होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। लेकिन जो फिल्ट्रेट बन गया, जो इसके साथ नीचे आ गया, वो सॉल्यूबल होता है। जो सॉल्यूबल पार्ट होता है वो उसके साथ घुल मिलके नीचे आ जाएगा और ये बनाएगा फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसका एटॉमिक वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स का बहुत स्पेशल केस है। लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है लेकिन एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। अभी भी समझ नहीं आया? देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, दूध है, उसमें चाय बनानी है, हमें दो चीजें डालनी होती है, चाय पत्ती और चीनी। ठीक है, जो चीनी डालेंगे हम और चाय पत्ती डालेंगे, चाय बन के तैयार है यहाँ पे। ठीक है, अब चाय को हमें छानना है। छानते हैं ना चाय पीने से पहले। अब उसको हम छान रहे होते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चीनी दूध के साथ घुल के नीचे चली जाती है। तो जो सॉल्यूबल पार्ट है, चीनी सॉल्यूबल हो जाती है इसलिए उसके साथ नीचे चली जाती है। तो ये एसिड सॉल्यूबल पूल बनाता है। और जो चाय पत्ती होती है वो इनसॉल्यूबल होती है, तो वो ऊपर रह जाती है, वो बन जाती है रिटेंटेट। समझ में आया? क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो भी लिविंग टिश्यूज से कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग टिश्यूज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो लिविंग टिश्यूज और नॉन लिविंग टिश्यूज के जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि जो लिविंग टिश्यूज है उसमें कौन ज्यादा होता है? कौन ज्यादा होता है? कौन ज्यादा होता है? अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, इसमें जो परसेंटेज अबंडेंस है ना, वो तुमसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा। तुम्हें बस रिलेटिविटी याद रखनी चाहिए कि जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है वो ह्यूमन बॉडी में भी ज्यादा है। लाइक ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन ही ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो सिलिकॉन होता है ना वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। ध्यान रखना। अगर तुम्हें फिर भी याद करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है, ओकना का हंसना मासी। ये परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ ह्यूमन बॉडी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तुम्हारे केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। जो ऑर्गेनिक के लास्ट वाले चैप्टर्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, उसमें काम आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ऑर्गेनिक को तो हमने पहले ही अलग कर लिया था फिल्ट्रेट और रिटेंटेट बना के। अब इनऑर्गेनिक को कैसे अलग करेंगे? देखो, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यूज वगैरह लेंगे, इसमें पहले तो वाटर प्रेजेंट होगा। हर एक लिविंग टिश्यू में वाटर प्रेजेंट होता है। इसको बोलेंगे गीला, इसको बोलेंगे वेट वेट। इसमें जो मॉइस्चर और वाटर है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको उसके बाद हम सुखाएंगे, इसको हम करेंगे ड्राई। जब इसमें से मॉइस्चर और वाटर को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ड्राई वेट। अब ड्राई वेट में जो कार्बन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो अभी भी प्रेजेंट है। निकले क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो निकले हैं। अब इस कार्बन को बाहर निकालने के लिए इसको हम बर्न करेंगे, इसको हम आग लगाएंगे, तो इसमें से जो भी कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो जो भी ऐश बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां तक हमने ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है अमीनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन होता है, इसको क्या बोलते हैं? कायरेल कार्बन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में क्या होते हैं? कायरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक, इसमें जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो चारों अलग अलग होती हैं। पहला
एक कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ये तीनों फिक्स होते हैं, ये हर एक अमीनो एसिड में मिलेंगे, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्साइल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप। लेकिन जो आर ग्रुप होता है ना, वो हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होता है और यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी बनता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे अलग है। तो दुनिया जहान के जितने भी प्रोटीन्स है ना, वो 20 टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। इसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कुछ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एसेंशियल क्या होता है? जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो बॉडी में जो अमीनो एसिड्स बनते हैं ना, वो होते हैं नॉन एसेंशियल। जो बॉडी हमारी खुद जो अमीनो एसिड्स बना सकती है, वो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए एसेंशियल्स नहीं है। तो जो बॉडी में खुद बनते हैं ना, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ रही है, जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है, उसको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, ये भी तो याद रखना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, फाइनली हैंडसम अर्जुन tried to meet Lucy on Valentine's. So what we get? Finally phenylalanine, handsome histidine, arginine, tryptophan, threonine, methionine, lysine, leucine और isoleucine और लास्ट में वैलिन। क्लियर? याद हो गया ना? बोला ना तुम्हारी भाई की क्लास है यार, चौड़े होके बैठो। अभी जो आर ग्रुप है ना, इसमें एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दे रखे हैं, याद रखना। अगर ये इस आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइसिन। ये एक अकेला अमीनो एसिड है जो कि कायरल नहीं होता है, ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? एलेनिन बोलेंगे। और इसी हाइड्रोजन की जगह अगर एक हाइड्रोक्साइल मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीन बोलेंगे। इसको याद कैसे रखना है भैया? गैस, GAS, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। अब ये जो 20 अमीनो एसिड्स है ना, इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एम्फोटेरिक अमीनो एसिड। ये चारों तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हर साल, लगभग हर साल नीट में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है। एसिडिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एसिड एसिड नेम में ही है, याद रहेगा। क्लियर? जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? और क्या हालचाल भाई? तो जो हाल है ना, उससे याद रखना बेसिक अमीनो एसिड, हाल, हिस्टिडीन, आर्जिनाइन और लाइसिन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखो ये 3 हो गए, ये 2 5 हो गए। इन पांचों को छोड़कर जितने बाकी अमीनो एसिड बचे हुए हैं वो सारे होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। और लास्ट है हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन। याद कैसे रखना है? TTP, ठीक है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। 20 में भी आ चुका है, 21 में, 22 में और 2013 में भी आ चुका है। अब आ जाओ, तुम सब कंफ्यूज रहते हो, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्विटरैन। ज्विटरैन किसको समझ नहीं आता ये भाई ये ज्विटरैन क्या है? देखो ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ज्विटरैन। अब बोलोगे कि भैया हमने तो पढ़ा था यहाँ पे एसिड होता है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कहाँ से आया? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री रत्ती भर भी केमिस्ट्री आती है ना तुम्हें, तो ये तुम्हें पता होगा कि जो एसिड होता है ना, उसको हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और जो बेस होता है ना, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। नॉर्मल स्टेट में यहां से हाइड्रोजन डोनेट करके यहाँ पे ले जाके वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है नॉर्मल ज्विटरैन। अब एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा, बेस में डालोगे तो क्या बनेगा, इसको कैसे फिगर आउट करना है देखो। तो कुल मिलाकर तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अगर ज्विटरैन को तुम एसिडिक नेचर में डालोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भर जाएगा, ठीक है। और अगर तुम बेसिक नेचर में डालोगे तो ये हाइड्रोजन खा जाएगा, OH जो होता है वो हाइड्रोजन को खा जाएगा, H2O बना लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। बस जिस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ज्यादा है वो एसिडिक नेचर में होगा और जिस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कम है वो बेसिक नेचर में होगा। अब अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन खत्म कर लेते हैं। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ऐसे ही करता है, पहले अमीनो एसिड पढ़ाया, उसी में फैटी एसिड भी पढ़ा देगा, उसी में न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा देगा, उसी में शुगर्स भी पढ़ा देगा, उसके बाद फिर प्रोटीन्स पे आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, वो भी हेट्रोपॉलीमर टाइप का। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोटीन जो है वो एक ही टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बन जाएगा, अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे। अब दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। देखो बहुत सिंपल है, जो पहला अमीनो एसिड है उसका अमाइन ग्रुप और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्साइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में से पानी निकाल दो। अपने को क्या है? सिर्फ पानी निकालना है। वो बॉस का डायलॉग नहीं है, अपने को क्या है? अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो चाहे एस्टर बॉन्ड हो, पेप्टाइड बॉन्ड कहां होता है? प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां होता है? कहां होता है? शुगर्स में प्रेजेंट होता है। और एस्टर बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में। तो अपने को क्या है? पानी निकालना है।
देखो तुम इतना परेशान मत हुआ करो, तुम्हें लाइफ में करना क्या है, नीट क्लियर करना है, उसके बाद क्या करोगे, एमबीबीएस करना है, एट द एंड ऑफ द डे एमबीबीएस ही तो करना है तुम्हें। एमबीबीएस तो तुम वैसे भी कर रहे हो, बैचलर्स ऑफ मोबाइल एंड बैचलर ऑफ स्क्रॉलिंग। अब नीचे वही सब कहानी लिखी हुई जो हम तुम्हें पहले बता चुके हैं। लाइक जो इसमें जो डाइटरी प्रोटीन्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं, दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एसेंशियल होती है, नॉन एसेंशियल होती है। जो हम बाहर से लेते हैं वो होती है एसेंशियल टाइप की, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। देन इसके जो फंक्शंस लिखे हुए कुछ सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह में होती हैं, फाइट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, आईजीजी, आईजीएम, ये सारी प्रोटीन्स ही होती हैं। सारे हार्मोन्स और एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं। मतलब काफी फैला हुआ बिजनेस है प्रोटीन का। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कौन से होते हैं, कोलेजन। और जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर कौन होता है, रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म याद रखना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को याद रखना। और ये टेबल याद रखना, लाइक एक बार नजर मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से क्वेश्चन तुम गलत करके आते हो, +4 की जगह -1 लेके आते हो। जो ग्लूटाथोन है ना वो इंसुलिन वाला काम करे है। सिंपल सी बात है, जो ग्लूटाथोन है ना वो इंसुलिन वाला काम करता है। नेक्स्ट वापस आ जाओ जहां हम तुम्हें छोड़ के गए थे, लिपिड्स पे। ठीक है, जो लिपिड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है तुम्हें पहले ही बता चुका हूं मैं, दोनों के बीच में से पानी निकाल दो बस। अब फैटी एसिड में 1 से लेके मैक्सिमम 19 कार्बन होते हैं। अब एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर एक मॉक टेस्ट, हर एक माइनर, हर एक मेजर और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं और दूसरा एराकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं। बोलेगा कोई भैया अभी तो आपने बताया कि फैटी एसिड में 1 से लेके मैक्सिमम 19 कार्बन हो सकते हैं, तो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन कैसे होते हैं। तो बच्चा जो ये 1 से लेके 19 जो एनसीईआरटी ने खुद लिखा है वो एक्सेप्ट द कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है, और जहां ये एराकिडोनिक एसिड के लिए 20 कार्बन लिखा हुआ है इसमें इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का दोगलापन है, ये ऐसे ही करती है। ठीक है, ये तुम्हें कंफ्यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सिंपल लिपिड दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसमें 3 सी बनाने, सी 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 सी, क्यूट वाला सी, देन उसके बाद OH OH OH, 3 OH लग गए। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपलेस्ट लिपिड। तो कहीं सिंपलेस्ट लिपिड आ गया तो ग्लिसरॉल लगा के आ जाना। नेक्स्ट हमारे पास वही कहानी दी हुई है जो तुम्हें हम पहले ही सुना चुके हैं, फिर भी दोबारा सुनाएंगे ताकि तुम्हें याद रहे और तुम क्वेश्चन गलत करके ना आओ। जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होता है, इन दोनों के बीच में एस्टेरिफिकेशन होता है, यहाँ से पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है और एस्टर बॉन्ड की वजह से ये क्या बन जाता है, लिपिड बन जाता है, स्वाहा। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड फैट से बना होता है। ध्यान दो, जो अनसैचुरेटेड फैट से जो ऑयल बनाता है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो ऑयल फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट से जो फैटी एसिड्स बने होते हैं वो ठंडियों में जम जाते हैं, लाइक घी वगैरह। जो लिपिड होता है वो फॉस्फोराइलेटेड भी हो सकता है। फॉस्फोराइलेटेड मतलब उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट भी हो सकता है। अब फॉस्फोरस वाले लिपिड्स कहां कहां पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में। एग्जांपल क्या है, लेसिथिन। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ न्यूक्लियोटाइड्स। 5 टाइप का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है और जो आरएनए होता है वहां पे थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजन बेसेस है ATGC, इसके साथ जब सिर्फ शुगर जुड़े, क्या सिर्फ शुगर जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब जो न्यूक्लियोसाइड जो बना है इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। मतलब जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें सिर्फ 2 चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस और शुगर। अब इसमें तीसरा आके जुड़ जाएगा फॉस्फेट, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना एक एक स्ट्रक्चर, एक एक फॉर्मूला, प्यूरिन, पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, एक एक स्ट्रक्चर याद करा दूंगा। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पहले आ चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। ऑप्शंस आर ग्लूटामिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, पामेटिक एसिड और लेसिथिन। बताओ 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 बताओ। अरे यार ग्लूटामिक एसिड एसिड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये फैटी एसिड होगा, ये अमीनो एसिड होता है। अब आ गए हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना उसमें जो उसके आइडेंटिफिकेशन और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो उसके फंक्शंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे से पता होते हैं हमें। मतलब इसके ऊपर हमने फुल पीएचडी कर रखी है, फुल स्टडीज कर रखी है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, हमें ना पता भाई तू क्या करता है, भाई हमें ना पता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आ गया गुस्सा। अब तू देख, अब बताता हूं तुझे, मैं बहुत दिनों से तेरे गेम बजाने के चक्कर में था। अब तू देख, अब हर एक नीट के पेपर में चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। तुम बोलोगे भैया इसको याद कैसे रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है।
ध्यान से सुनना, पूरा टेबल याद करा दूंगा। पहले टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, दोनों के नाम में टर्पिन टर्पिन है, सॉर्टेड। देन एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ऑयल, क्लियर। देन हमारे पास पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, रबर, गम्स और सेलुलोज, सबको पता है ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, क्लियर। अब आ जाओ टॉक्सिन, इन दोनों के लास्ट में इन है, टॉक्सिन में भी इन है, यहां भी इन है, यहां भी इन है, क्लियर। पिगमेंट्स हमें पता है कैरोटेनॉइड्स और एंथोसायनिन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और एल्कनॉइड्स, मॉर्फिन और कोडीन, याद कैसे रखना है, जो अल्का जो है वो कॉमेडी करती है, कोमेडी, सी और एम, क्लियर। लेक्टिन्स, कॉनकैनावेलिन ए, इसको याद कैसे रखना, लेक्चर कौन कौन लेगा, लेक्टिन, कॉनकैनावेलिन ए। हमारे पास दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल, वही सब कहानी जो तुम्हें पहले ही सुना चुका हूं मैं। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, एंड ब्ला ब्ला। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, नीट में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये जो टेबल है ना, इसको याद रखना, भले ये परसेंटेज जो मास है वो याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन इनका ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। सबसे ज्यादा वाटर होता है, उसके बाद प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, देन आयन। न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको हमेशा मैं सोचता था कि न्यूक्लिक एसिड से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन हमेशा याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होता है। स्टिल इफ यू वांट टू लर्न विद अ ट्रिक, भैया मुझे तो ट्रिक ही बता दो, तो व्हाइट पेंटेड न्यू कार ले ली मैंने, ठीक है, सिंपल, क्लियर। तो प्रोटीन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है क्योंकि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और जो सेलुलोज है वो होमोपॉलीमर है, सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट किसको बोलते हैं, स्टार्च को बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन को बोलते हैं। कहां का स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में। जो फ्रक्टोज है वो इन्यूलिन का पॉलीमर है, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। देन जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। अब तुम्हें याद कैसे रखना है, तुम्हारे एग्जाम में भेजा तो चलता है नहीं कि तुम याद करोगे कि रिड्यूसिंग एंड कौन सा था, नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा था। तो सिंप्लीफायर की एक सिंपल सी बात याद रखना, आर से राइट एंड और आर से रिड्यूसिंग। नेक्स्ट, स्टार्च के पास हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन को कैप्चर करके रख सकता है, लेकिन सेलुलोज ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि इसके पास सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें लगेगा कि ये सिलेबस के बाहर का है, लेकिन ये सिलेबस के बाहर का बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हें और जगह देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक केमिस्ट्री के जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ना, वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक जो 1,4 लिंकेज है ना, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कहां पे देखने को मिलता है, अमाइलेज में। और जो 1,6 जहां पे ब्रांचिंग होती है ना, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कहां देखने के लिए मिलता है, अमाइलोपेक्टिन में। और जो ब्रांचिंग होती है ना, वो ग्लाइकोजन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टार्च। नेक्स्ट हमारे पास दिया, वो जो प्लांट सेल होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, और उसी प्लांट को तुम काट काट के पेपर बनाते हो, जिससे तुम्हारा एनटीए नीट का पेपर लेता है, जिसपे तुम पेपर पे लिख लिख के पढ़ते हो, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। इसकी वजह से हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल पेपर का यूज नहीं करना चाहिए। मजाक कर रहा हूं, पढ़ लो, वरना यही पेड़ पौधे तुम्हें खेत में उगाने पड़ेंगे। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, लाइक अमीनो शुगर्स वगैरह हो गए। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एक्सोस्केलेटन ऑफ जो आर्थ्रोपोड होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है, और जो काइटिन है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और ये एक होमोपॉलीमर है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, नीट 2013 में, 2015, 2020, 2022 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अब आ गए हम न्यूक्लिक एसिड। तुम्हारी 12वीं कक्षा में इतने मोटे मोटे चैप्टर्स हैं इस पे, न्यूक्लिक एसिड पे, बहुत डिटेल्स में वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहां के लिए इतना बात याद रखो, जो प्यूरिन्स होती हैं वो उसमें क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आता है। मतलब आग जो लगानी चाहिए ना, AG, जो आग लगानी चाहिए ना वो पूरी लगानी चाहिए। पायरिमिडिन्स का एग्जांपल क्या है, कट, CUT, कट, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। नेक्स्ट हमारे पास दिया डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर। देखो अमीनो एसिड अगर एक लाइन में प्रेजेंट है, एक चेन में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, मतलब जो एन टर्मिनल होगा वहां पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, और जो सी टर्मिनल होगा वहां पे लास्ट अमीनो एसिड होगा। अभी जो चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है ये फोल्ड होती है, फर्दर फोल्ड होती है। फोल्ड कैसी होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स मैनर में। तो ये जो फोल्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड होता है, ठीक है। अब इसको फर्दर और फोल्ड और कॉइल करने के बाद क्या बनता है हमारे पास, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट दिस स्टेज ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के कैपेबल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और
डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दो या दो से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जल्दी से रिवाइज कर लो। देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अब वही सब कहानी लिखी हुई जो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड्स में प्रेजेंट होता है। और जो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, लिपिड्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन एस्टर बॉन्ड और भी कहां प्रेजेंट होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सुना तुमने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ याद आ रहा है क्या, कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारी, नीट में सिलेक्शन तो हो जाएगा ना तुम्हारा। तो न्यूक्लियोटाइड्स में ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टेप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। और जब पूरा डीएनए एक 360 डिग्री घूम जाता है तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। तो मतलब 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम का एक पूरा पिच हेलिक्स होता है। नेक्स्ट, अब जो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है इसमें बस एक सिंपल सी बात याद रखना, जो भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है, तो वो एक कैटेलाइज्ड ही रिएक्शन है, वो एक प्रोटीन के थ्रू ही होता है। बस ये सिंपल सी बात है, इतने सारी कहानी में सिर्फ यही लिखा हुआ है। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक तुम सब जानते हो। एनाबॉलिक में उसका फॉर्मेशन होता है, किसी चीज को बनाया जाता है। कैटाबॉलिक में उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे एटीपी वगैरह जो प्रोडक्शन होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू ही होता है, जिसमें ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है बाय द 10 स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग स्टेट है। इसमें याद करने वाली बात क्या है कि जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है वो नॉर्मल क्या है, 4.2 मिलीमोल टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट अब लिविंग किसको बोलते हैं, जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है ना उसको लिविंग बोलते हैं। लाइक इसमें तुम कंफ्यूज रहते हो, ऐसे सोचो, कोई पत्थर है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, वो एक जगह पे पड़े हुआ है। ये बॉटल है, ये एक जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको कोई छूता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, तो इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद उठ के यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा हुआ है। तो लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। हमारे पास आगे एंजाइम्स। ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बनकर बने होते हैं। जो मोस्टली एंजाइम्स है वो सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक्सेप्ट वन विच दैट इज राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन वगैरह में हेल्प करता है। तुमने वही पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट हमारे पास दिया है फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन गया तो फिजिकल चेंज है। कोई बॉन्ड्स टूट रहा है, कोई बॉन्ड्स बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ये तुम्हारे बताने की जरूरत है नहीं, तुम 8वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है, रेट, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। देखो यहां समझो, देखो प्रोडक्ट क्या है। अब इस लेक्चर का प्रोडक्ट क्या है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एज अ होल चैप्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो तुम्हारा रेट निकालते हैं। तुम इस चैप्टर को खुद पढ़ने में कितना टाइम लगाते, मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटे तुम्हें इसको रिवीजन करने में लगते ही लगते। तुम्हारा रेट क्या निकला, बायोमोलिक्यूल अपॉन 3 आवर्स। तो मेरा रेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, बायोमोलिक्यूल अपॉन 20 मिनट। आई एम योर एंजाइम, आई एम योर कैटलिस्ट। समझ में आया। लाइक अब कभी भी माइनर, मेजर, फुल सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, कभी भी ये सिलेबस में आए तो चुपचाप से ये वीडियो खोलना, ये वीडियो देखना, 20 मिनट में तुम्हारा पूरा बायोमोलिक्यूल याद हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास थंब रूल। थंब रूल में क्या है, रेट जो है उसमें अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाएंगे तो रेट डबल हो जाएगा, और 10 डिग्री सेल्सियस हम कम करेंगे तो रेट हाफ हो जाएगा। यही है हमारे पास थंब रूल। थंब रूल नॉर्मल कंडीशन में जब कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा है तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आ जाएगा, रेट है वो 10 मिलियन टाइम से बढ़ जाएगा। इसीलिए एंजाइम और कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन अ लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बने होते हैं प्रोटीन से, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो टेम्परेचर और पीएच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जरा सा भी टेम्परेचर, जरा सा भी पीएच में चेंज आने पर वो डिनेचुरेट कर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे वो डिनेचुरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनका ग्राफ आता है ये एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अब कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, देखो ध्यान से सुनो। ये जो एंजाइम है इसमें जो पॉकेट्स होते हैं ना वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक सबस्ट्रेट के लिए
बने होते हैं। अब कोई दूसरा बंदा आ गया और इसके दिल में जाना चाहता है, लेकिन अब इसके दिल में जा नहीं सकता क्योंकि इसका जो दिल है वो सिर्फ इसके लिए है, इस सबस्ट्रेट के लिए है। तो अब इसको अपने वेशभूषा, अपने हेयर स्टाइल, अपने सब कुछ इसके सबस्ट्रेट के जैसे करने पड़ेंगे टू फिट इनटू दिस। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये बहुत चालाक होता है। ये ना चुपचाप से, इसको पता है इसके दिल में थोड़ी सी जगह तो होगी, ठीक है, तो ये पीछे से जाता है, पीछू से अटैक करता है और चुपचाप से हल्का सी जगह लेके अटैच हो जाता है और धीरे धीरे इसके कान भरना शुरू करता है और इसको बोलता है कि नहीं, इस सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होने का, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करने का। इसलिए सबस्ट्रेट इसको बोलता है दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मेनली 6 क्लासेस में डिवाइड होते हैं और 4 to 13 सब क्लासेस होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सेकंड है ट्रांसफरेज, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाते हैं। हाइड्रोजिनेसिस में सिंपल पानी निकालना होता है, ठीक है। लाइजेशन में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनके हटने के बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। आइसोमेरेज, इसमें जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल और पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है। लाइगेज कोई भी बॉन्ड को जोड़ देता है, बस। अब आ जाओ कोफैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हारे मेजर माइनस में हमेशा मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो एंजाइम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और एक उसका कोफैक्टर होता है जो उसको एक्टिवेट करता है। प्रोटीनिशियस पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब जो कोफैक्टर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है वो 2 टाइप का होता है, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या तो वो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक में ऑफ कोर्स सी बात है, मेटल आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक होगा वो फर्दर 2 टाइप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। या तो वो टाइटली बाउंड होगा तो उसको प्रोस्थेटिक एंजाइम बोलेंगे, अगर वो लूजली बाउंड होगा तो उसको को एंजाइम बोलेंगे। अगर वो टाइटली बाउंड होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक एंजाइम। और अगर वो लूजली बाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? को एंजाइम। अब इनकी एग्जांपल क्या है? देखो ध्यान से सुनो। मेटल आयन के जो एग्जांपल है, जिंक इन कार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोस्थेटिक एंजाइम का एग्जांपल है हीम इन पेरोक्सीडेज एंड कैटिलेज। और को एंजाइम का एग्जांपल है एनएडीपी कंटेनिंग नियासिन। खत्म, तुम्हारे 3-4 घंटे का रिवीजन सिर्फ 20 मिनट में करवा दिया। ये वीडियो सेव कर लो। अब कोई भी माइनर, मेजर, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट, कभी कोई टेस्ट में बायोमोलिक्यूल आ जाए, चुपचाप से ये वीडियो खोलना, देखना, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट फोड़ के आना। इफ यू वांट दिस हाइलाइटेड एनसीईआरटी देन कमेंट कर देना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए वो कमेंट कर देना। आई ट्राई कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। सिर्फ 2 महीने बचे एग्जाम में, गिव योर 100%, जान लगा दो। और अपने दोस्तों को भी भेज दो यार, वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा।